चलिए पुखराज जी से रिकनेक्ट करेंगे, शायद उन तक ऑडियो नहीं जा पा रही है। तो ऐसे में फिर रुपेश, अच्छा हम एक्सपोर्ट की स्थिति कैसी है फिलहाल? डोमेस्टिक डिमांड तो नहीं रही है, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट के नंबर्स देखें, कुछ हम बेटर नंबर्स पोस्ट कर पाए हैं कि अगर साल की शुरुआत से लेकर अब तक के आंकड़े देखें? वो कम नहीं कह सकते तो ज्यादा भी नहीं है, साधारण सा एक एक्सपोर्ट जो है वो चल रहा है। 22-23 हजार टन जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसको अपने अच्छा नहीं कह सकते, डिसेंट है, साधारण है, आम जैसा है। मतलब कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ये डिमांड से आ जाए वो नहीं लगता। ग्वार में जून जुलाई अगस्त सितंबर में डिमांड के बजाय मौसम का जो रोल बड़ा अहम होता है, और मानसून की स्थिति, एल नीनो की स्थिति जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत अच्छी नहीं लग रही है। सभी एजेंसियां, चाहे विदेशी एजेंसियां हों, चाहे अपने हिंदुस्तान की IMD स्काईमेट हो, या लोकल जो वेदर देखते हैं, सभी का मान में एल नीनो के प्रभाव से वेस्ट राजस्थान में कम बारिशें होंगी। तो उस ट्रिगर की वजह से गम में ये जो लेवल है 10,000 रुपए के, यहाँ से 20% की एक तेजी जो है वो बन सकती है। उस समय अगर ये तेजी आती है तो इन्वेस्टर्स को अपना इन भाव में लिए हुए ग्वार के प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। भाव पे मैं बात करूंगी। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कही है रुपेश जी ने। पुखराज जी, आपको क्या लगता है, ऑलरेडी हम प्राइसेस काफी बीटन डाउन हैं, दूसरी तरफ मॉनसून की चिंता के कारण हमने भाव थोड़े से ऊपर आते हुए देखे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जुलाई अगस्त में वीक मॉनसून के प्रेडिक्शंस के बीच में प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं? आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली आवाज नहीं आ रही थी। ये है कि जब से स्काईमेट और IMD ने एल नीनो की आशंका जताई, तो ग्वार ट्रेडर्स को ये लगा था कि एल नीनो यदि आएगा तो बाजार तेज रहेगा। पर उससे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की और चक्रवात की जो लगातार बरसातें राजस्थान में हुई, लगभग ग्वार की बेल्ट में आप समझिए हरियाणा, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर पट्टी तक जिस तरह की बरसात हुई, उससे कुछ तो गवारी की बिजाई हुई। पर इससे उम्मीद भी जगी कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ ठीक रहेगा। और कल जहां मीडिया में ये देखने को मिला कि ये बीजोपराय जो तूफान आ रहा है, इसकी वजह से 16-17 तारीख को गुजरात, कराची और लगभग राजस्थान के दो बड़े संभाग, जोधपुर और बीकानेर संभाग में ये बरसातें रहेगी। तो इसकी वजह से कल घबराहट हुई और घबराहट के अंदर बाजार घटा। आज बाजार में वापस रिकवरी हुई है। जहां तक डिमांड की बात है, मैं लगातार पहले से कहता आ रहा हूं कि डिमांड पिछले साल के समान ही डिमांड है, ज्यादा डिमांड नहीं है, इसे हम सामान्य डिमांड कह सकते हैं। पर एल नीनो की जैसी खबर आई तो उस सामान्य डिमांड में भी बाजार को बढ़ना चाहिए था, पर बढ़ा नहीं। इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कमजोर है, और वॉल्यूम लगातार कमजोर रहने से लोगों का इससे इंटरेस्ट हटा है, और इंटरेस्ट हटने से भी लगातार स्टॉकिस्ट कम हुए हैं, माल बाहर निकला है। जैसे अक्टूबर नवंबर में भाव बढ़े थे, उसकी मुख्य वजह थी कि लगातार स्टॉकिस्ट बाजार में थे, और जिस तरह से स्टॉकिस्ट की खरीदारी हो रही थी, उससे लग रहा था कि ये साल ग्वार के लिए अच्छा है और ग्वार के भाव बढ़ेंगे। तो उलट उसके ये हुआ कि ग्वार बढ़ने की जगह ग्वार लगातार धीरे धीरे ये घटता गया। तो जैसे बाजार धीरे धीरे घटता है, तो एक तो जहां फ्यूचर मार्केट होता है वहां पे एक पकड़ हो जाती है बिकवाल की या लिवाल की, तो वो पकड़ बिकवाल की हुई है। और दूसरी, जब सने सने घटता रहा तो स्टॉकिस्ट भी इससे धीरे धीरे किनारे में है। मुझे अब जो लगता है वो ये कि अगर मानसून कमजोर रहता है तो ग्वार के अंदर वापस हमें प्रतिष्ठित और अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। अच्छे भाव की बात करें तो अभी रुपेश को तो का मानना है कि 20% तक भाव ऊपर जा सकते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी तेजी आ सकती है पुखराज जी? देखिए, ये 20%, 15% और 10% की बातें ग्वार में नहीं चलती। ग्वार में इसलिए नहीं चलती कि 1990 रुपए वाला ग्वार जब 30,000 हो सकता है, और 30,000 का ग्वार वापस यदि 3,000 हो सकता है, तो ये ऐसी कमोडिटी है कि इसमें 5-10% बताने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। हम मान ले टेक्निकल की तरह कि इसमें 10% की तेजी आ जाएगी, 10% की तेजी नहीं आए तो फिर ये 4% घट जाएगा। तो फंडामेंटल में वो बात नहीं होती है। फंडामेंटल में तो एक ही बात होती है कि मार्केट किस तरह से दिख रहा है। तो फंडामेंटल में एक ही चीज है, अगर से मानसून कमजोर रहता है, बिजाई कम होती है इसकी, तो निश्चित भाव बढ़ेंगे। उसके अंदर तो रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं है और परसेंटेज का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसमें
फंडामेंटल में हम परसेंटेज पे बात नहीं कर सकते। टेक्निकल में निश्चित रूप से कर सकते हैं, एसएल का प्रॉफिट का हम बता के कह सकते हैं, पर फंडामेंटल में वे एक ही होता है, उसके अंदर दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। हाँ। तो भाव ऊपर जाएंगे इसकी पूरी संभावना मौजूदा स्थिति को देखते हुए। मनोज जी का एक कोई कमेंट ले लेते हैं अगर वो करना चाहें तो। मनोज जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या ग्वार पैक पर? ऑलरेडी प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, तो वैसे भी एक होप बन जाती है कि शायद रिकवर हो, और यहाँ पर तो मॉनसून का ट्रिगर भी काम कर सकता है, कर भी रहा है। इनफैक्ट लगता है आपको यहाँ से भाव 10-15 या 20% तक ऊपर जा सकते हैं? अभी टेक्निकली अगर मैं बात करूं दीपाली जी, तो एक दायरा अभी भी यहाँ पे दिख रहा है ग्वार में। अगर जुलाई वायदा की बात करें तो 5080 से 5360 ये एक लेवल जो है यहाँ पे रेंज अभी ग्वार में नजर आ रही है। अगर ये 5360 के स्तर को पार करके ऊपर चलेगा तो ही यहाँ बढ़त देखने को मिलेगी, नहीं तो दायरा बना रह सकता है। 5080 यहाँ पे अभी चार्ट पे सपोर्ट जो है वो दिख रहे हैं। फंडामेंटल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो कल जो एक न्यूज निकल कर आई थी कि ईरान और वेनेजुएला के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड हो रहा है ऑयल एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने के लिए, तो अगर ये चीजें आगे बढ़ती है तो फिर एक फंडामेंटली अच्छा सपोर्ट जो है वो ग्वार गम और ग्वार सीड को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर वेनेजुएला में अगर वहां पे ऑयल के एक्सप्लोरेशन बढ़ाने के प्रयास होते हैं तो फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड में जो है सुधार देखने को मिलेगा। तो इन चीजों के ऊपर नजर रखना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि 5080 से 5360 का दायरा बना रह सकता है। ओके, चलिए, तो ग्वार पैक पर बात हुई। टेक्निकली थोड़ी रेंज दिख रही है, फंडामेंटल्स हालांकि जैसे टर्न आउट होंगे उसको देखते हुए एक्सपेक्टेशंस है कि भाव यहां से ऊपर जा सकते हैं। शुक्रिया पुखराज जी और रुपेश, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज इस खबर पर देने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ प्रियंक उपाध्याय और मनोज कुमार जैन मौजूद हैं। स्ट्रैटेजीज पर मनोज कुमार जैन और प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ हैं। प्रियंक, बताइए आपके टॉप ट्रेड्स। गुड इवनिंग। आज हमारी पिक कॉपर में रहेगी। हमने देखा है कि लास्ट टाइम भी जब भी डिस्कस किया था कि कॉपर में एक उछाल आ सकता है और वही प्ले आउट भी हो रहा है। तो 735 740 तक मुझे लगता है कि ये रैली एक्सटेंड हो सकती है कॉपर प्राइसेस में। तो कॉपर पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 723 के आसपास। 716 का स्टॉप लॉस रहेगा, 735 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी पिक हमारी नेचुरल गैस में रहेगी। हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल गैस प्राइसेस अभी एक कंसोलिडेशन और बेस फॉर्मेशन में है। जब तक ब्रॉडर ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो 160 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। जब तक ये नहीं टूटता है वी आर लुकिंग नेचुरल गैस को 2 से 4 महीने में अराउंड 250-300 के लेवल्स आते हुए। ये मीडियम टर्म आउटलुक है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 190 के आसपास बाई किया जा सकता है। 180 स्टॉप लॉस रहेगा और 207 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये हैं स्ट्रैटेजीज कॉपर और नेचुरल गैस पर। आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं मनोज जी? दीपाली जी, यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपर प्राइसेस में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि आइस फ्यूचर्स जो है वो 83 सेंट को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। भारतीय बाजारों में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन जो है, चाहे वो कपास हो या कॉटन हो, दोनों की कीमतों में देखने को मिल रहा है। एनसीडीईएक्स कपास अप्रैल वायदा में बाइंग की सलाह रहेगी 1485 के स्तर पर। 1470 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना है। लक्ष्य यहाँ पे 1510 का लेकर के चलना है। दूसरा, यहाँ पे मेंथा तेल में भी निचले स्तरों से पिछले 2 सेशन में अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। तो एमसीएक्स मेंथा तेल जो जून वायदा है वहां 918 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 908 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य जो रहेगा वो 932 का रहेगा। प्रियंक, गोल्ड सिल्वर पर कमेंट्स क्या हैं? ये ऐसे ही आप रेंज में ट्रेड होते हुए देखते हैं? क्योंकि इस हफ्ते इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग भी है, क्या रेंज आप देख रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज जो सीपीआई का डेटा है 6 बजे वो क्रूशियल मूवमेंट दे सकता है ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स को। एंड प्लस फॉलोड विद कल एफओएमसी का डिसीजन भी है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक वॉलेटाइल रेंज में रहेंगे। जो रेंज में देख रहा हूँ वो 1930 से लेके 1985 ऑन द हायर साइड। अभी 1965 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो मोटा मोटी ये $50 की रेंज में मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस रहने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। और अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो एमसीएक्स में मुझे जो रेंज दिखती है वो अराउंड 60,300 से लेके
59,300। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज में मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस ऑसिलेटर रहेंगे इन नियर टर्म। बायस ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड का है कि अगर थोड़ा लंबा नजरिया देखें तो गोल्ड फिर से हम 61,000 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में भी अभी 2420 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं। सिल्वर में 24 हाफ 25 ऑन द हायर साइड ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ऑन द लोअर साइड अगेन 23-22 हाफ ये सपोर्ट का रेंज काम करेगा। MCX की अगर मैं बात करूं तो 73,800 74,000 ये हायर साइड रेंज रहेगी। लोअर साइड रेंज अराउंड 70,000 की रहेगी। तो ये 3 to 4,000 का रेंज में सिल्वर के प्राइसेस कंसोलिडेट हो सकते हैं इन नियर टर्म। ओके चलिए, तो ये लेवल्स और रेंज के हिसाब से व्यू आपको मिला है गोल्ड सिल्वर पर। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तो हमारे एक्सपर्ट्स ने शेयर की ही हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही, मनोज जी और प्रियंक, आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए सभी पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।